हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे वायरॉइड्स एंड लाइकेंस को। एक वीडियो हमने किया था इस सेशन के पहले जिसमें हमने पूरा डिस्कस किया है इस वायरसेस को। तो हमने इस एनसीईआरटी में जो भी गिवन पॉइंट्स हैं वायरस, इससे रिलेटेड जो डिस्कवरीज हैं, यहाँ इस नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको साइंटिस्ट के बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, है ना। इवानोस्की हैं, बेजरिंग हैं, ठीक है, स्टैनले हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जो डिस्कवरीज हैं, इनके ऑब्जर्वेशंस हैं, ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया है। इसके लिए हमारे पास एक वीडियो अवेलेबल है वायरसेस के नाम से, आप उसे प्लीज़ एक बार देख लें ज़रूर। उसके बाद आप एक लिंक इसमें बना पाएंगे वायरॉइड्स एंड लाइकेंस को लेकर। जो आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो वायरॉइड्स एंड लाइकेंस को रिलेटेड है। एक्चुअली पिछले क्लास में ही मैं इस वायरसेस, वायरॉइड्स, लाइकेंस को एक ही वीडियो में बनाना चाहती थी, बट एनी हाउ जैसे ही वायरस को कंप्लीट किया, कुछ ऐसा अर्जेंट काम आ गया जिसकी वजह से मुझे वो वीडियो वहीं पर ब्रेक करना पड़ा, स्टॉप करना पड़ा। तो इसके लिए वायरॉइड्स एंड लाइकेंस के लिए एक सेपरेट वीडियो आज बना रही हूँ। नाउ अब हम अगर देखें इस वायरॉइड्स एंड लाइकेंस को लेकर, तो इसमें साफ साफ तौर पर एनसीईआरटी इस वायरॉइड को रिलेट करके कहती है कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी? टी.ओ. डैनियर ने। तो इनके डिस्कवरर कौन थे? टी.ओ. डैनियर। कब? 1971 में। किस में डिस्कवर किया था? So he discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease. तो ये जो टी.ओ. डैनियर साहब थे, इन्होंने क्या देखा कि जब हमने वायरस को पढ़ा था तब हमने देखा था कि एक्चुअली जो वायरस है उसकी साइज क्या है? बैक्टीरिया से भी छोटी है। उसकी साइज बैक्टीरिया से भी छोटी है, ठीक है। अब हम अगर देखें कि भाई वायरॉइड्स की साइज वायरस से भी छोटी है, जो वायरॉइड्स हैं इनकी साइज वायरसेस से भी छोटी है। अच्छा, कहाँ इन्होंने देखा था? इन्होंने देखा था कि पोटैटो, नॉर्मली आलू का जो शेप होता है नॉर्मली ऐसा होता है ना। लेकिन अगर पोटैटो का शेप इस तरह से हो जाए तो ये बहुत गड़बड़ वाली बात है। अब ये हुआ कैसे? ये है पोटैटो। अब ये पोटैटो, इसको बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, यानी जो पोटैटो की शेप है वो स्पिंडल लाइक हो गई है, ठीक है। ट्यूबर डिजीज, पोटैटो एक ट्यूबर है ना, तो उसको बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। कौन, किसने कॉज किया? अब ऐसे जो पोटैटो हो गए थे उनमें से आइसोलेट किया गया और एक इन्फेक्शियस एजेंट मिला। इन्फेक्शियस एजेंट का मतलब ऐसा एजेंट जो इन्फेक्शन कॉज करे, डिजीज कॉज करे, और इसकी वजह से ये पोटैटो ऐसा शेप हो जा रहा था, स्पिंडल शेप का हो जा रहा था। तो वो जो एजेंट था वो कौन था? इन्फेक्शियस एजेंट, वो था वायरॉइड। अब क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है वायरसेस से? इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए। ये जो वायरॉइड्स होते हैं, वायरॉइड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही इन्फेक्शियस होते हैं, जिनकी वजह से ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज हुआ। तो यही क्या है? इन्फेक्शियस है, ठीक है। इट लैक्ड द प्रोटीन कोट एंड इज फाउंड इन वायरसेस, ठीक है। अब वायरस में अगर हम देखें, चलते हैं स्लाइड पर और हम डिस्कस कर रहे हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स, अब एक बार थोड़ा सा रिकैप देखें। जब आपने वायरस पढ़ा था तो वायरस में आपको इसकी बताया गया था कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है। ये वाली लाइन एनसीईआरटी की गिवन है कि वायरस में इधर डीएनए, ये लाइन है, इधर डीएनए या डीएनए और आरएनए। ये लाइन याद कर ले आप, इधर डीएनए और आरएनए, नॉट बोथ। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि या तो डीएनए या आरएनए, दोनों नहीं। ये बात हो जा रही है, ये कब की बात हो रही है? वायरस की। लेकिन अगर हम वायरॉइड्स की देखें, वायरॉइड्स में, तो वायरॉइड्स में आपको क्या मिलेंगे? वायरॉइड्स में आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इस प्रोटीन, इसके पास इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा इसके पास प्रोटीन की कोट भी थी, प्रोटीन की कोट भी थी इसके पास, प्रोटीनेशियस कोट भी थी, है ना। और इस प्रोटीन के कोट को आपने क्या बोला था? कैप्सिड बोला था, याद है? जो कैप्सोमियर से बनता है, कैप्सिड था। अब वायरॉइड्स के पास क्या है? इसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शियस है, ठीक। अच्छा, अब इसके पास यही होंगे, इनके पास क्या प्रोटीन होता है? प्रोटीन की कोई कोट होगी, प्रोटीन होगा,
तो आंसर इज प्रोटीन इसके पास नहीं होता। इसका मतलब अगर हम देखें तो वायरसेस में आपको जेनेटिक मटेरियल तो मिले, इधर डीएनए और आरएनए, इनके अलावा आपको प्रोटीन की कोट भी मिले जिसको आपने कैप्सिड बोला। लेकिन वायरॉइड्स में आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलेंगे जो कि इन्फेक्शियस है, ओनली यही मिलेगा, सिर्फ प्रोटीन की कोट आपको नहीं मिलेगी वायरॉइड्स में। ये पहला अंतर, ठीक है। अच्छा, वायरॉइड्स की डिस्कवरी किसने की थी? थियोडायनियर ने। यहाँ पर हमने देखा किसने डिस्कवरी की थी इनकी? सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय थियोडायनियर। ये आप नाम याद रखेंगे, ठीक है, थियोडायनियर, ये नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये क्या कॉज करता है? इट कॉजेस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पीएसटीडी के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर ये मेंशन्ड है इट कॉजेस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो इसमें आखिर इस पोटैटो के साथ क्या हुआ? पोटैटो नॉर्मली आपको बताया कि पोटैटो नॉर्मली इस शेप का है, लेकिन जब ये पीएसटीडी हो जाएगा तो ये किस शेप का हो जाएगा? ये बिल्कुल आड़ा तिरछा अजीब सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा एजेंट मिला मुझे? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिला। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कैसा था? ये था इन्फेक्शियस, और इसी को आपने क्या बोला? वायरोइड। वायरोइड की साइज कैसी है? तो वायरोइड की साइज वायरस से छोटी है, वायरस से छोटी होते हैं वायरोइड्स। भाई होंगे भी, है ना, क्योंकि इनमें सिर्फ प्रोटीन कोड तो होता नहीं, इनमें सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है। अच्छा, एक और आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर अगर देखें, ठीक है, hence the name viroid, the RNA of the viroid was of low molecular weight। ये लाइन है कि ये जो आरएनए है इसकी मॉलिकुलर वेट बहुत कम होती है। तो अगर पूछा जाए कि इसकी जो मॉलिकुलर वेट है, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इसकी मॉलिकुलर वेट क्या होती है? तो बहुत कम, लो मॉलिकुलर वेट होता है इसका, हैव लो मॉलिकुलर वेट। ये एनसीईआरटी की लाइन है, एंड स्मॉल साइज्ड, इवन स्मॉलर देन वायरस, ठीक है, स्मॉल साइज के होते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी लाइकेन को डिस्कस करने के बाद। एक्चुअली जब हम पढ़ते हैं ना तो वायरस, वायरोइड्स, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है प्रियॉन्स को लेकर। तो एक और क्वेश्चन आता है कि एक वायरोइड्स, आपने पढ़ा वायरस, उसके बाद आपने पढ़ा वायरोइड्स, और उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन आती है, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है प्रियॉन्स को लेकर, प्रियॉन्स। तो एक लाइन में आपको पहले ये डिफरेंस आप समझ लें कि अगर आपने वायरस देखा तो इसमें आपने जेनेटिक मटेरियल देखा कि इधर डीएनए और आरएनए, है ना, इधर डीएनए और आरएनए, ये आपने देखा कि या इसके पास तो जेनेटिक मटेरियल भी होंगे, पहली पॉइंट। और इसके अलावा इसके पास प्रोटीन की कोट भी होगी, प्रोटीन कोट भी होगी, जिसको आपने क्या बोला था? इस प्रोटीन के कोट को आपने बोला था कैप्सिड, ये भी होगा। यानी कि अगर हम वायरस को देखें तो वायरस में मुझे क्या क्या मिले थे? जेनेटिक मटेरियल भी मुझे मिला था, इधर डीएनए और आरएनए, और मुझे प्रोटीन की कोट भी मिली थी, दोनों चीजें मिले थे। अगर हम वायरोइड को देखें तो वायरोइड में मुझे क्या मिला था? ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिला था, ठीक है। मुझे प्रोटीन की कोट नहीं मिली थी, मुझे प्रोटीन नहीं मिला, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिला था। और यही क्या है? यही इन्फेक्शियस था। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है यही क्या था? यही इन्फेक्शियस था, इन्फेक्शियस, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं वायरोइड को लेकर कि वायरोइड से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर हम वायरस कर लिया, वायरोइड कर लिया, प्रियॉन्स को देखते हैं। अब प्रियॉन्स क्या होता है ना? प्रियॉन्स के पास जेनेटिक मटेरियल ना डीएनए होगा ना ही आरएनए होगा। कहने का मतलब इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता ही नहीं है। क्या होगा फिर इसके पास? इसके पास सिर्फ और सिर्फ, बहुत ध्यान से देखिएगा, ओनली इसके पास क्या होगा? ओनली प्रोटीन कोट, ओनली प्रोटीन कोट होता है, ठीक है। और ये जो प्रोटीन की कोट होती है इसकी, ठीक है, यही इन्फेक्शियस है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस प्रोटीन, इन्फेक्शियस प्रोटीन, बहुत जानलेवा होता है ये इन्फेक्शियस प्रोटीन, ठीक है। यानी कि क्या है कि प्रियॉन्स एक ऐसे इन्फेक्शियस प्रोटीन है, ठीक है, जो कि इन्फेक्शन, यानी कि इसके पास जेनेटिक मटेरियल का कोई फंडा नहीं। अभी भी अंडर ये रिसर्च चल रहा है कि आखिर बिना जेनेटिक मटेरियल के ये प्रोटीन बनता कैसे है।
ठीक है, अभी भी आपको प्रियॉन से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगी, ये अभी भी अंडर रिसर्च प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली करता क्या है कि मान लीजिए ये एक नॉर्मल प्रोटीन की फोल्डिंग्स है। ये क्या है? नॉर्मल प्रोटीन्स की। जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो वहाँ प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, उनकी फोल्डिंग्स पढ़ेंगे। तो मान लीजिए प्रोटीन की नॉर्मल फोल्डिंग्स है, ऐसा होना चाहिए। तो प्रोटीन क्या होगा? ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल प्रोटीन होगा। ठीक है, तो ये जो इन्फेक्शियस है ये क्या करता है? ये इसी नॉर्मल प्रोटीन की रॉन्ग फोल्डिंग करवा देता है ना, मिस फोल्डिंग करवा देता है। इसको हम क्या बोलेंगे? रॉन्ग फोल्डिंग। ठीक है, तो रॉन्ग फोल्डेड या मिस फोल्डेड यही प्रोटीन हो जाए तो यही क्या करता है? इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक, अब ये क्या क्या डिजीज कॉज कर सकता है? प्रियॉन्स, प्रियॉन जो डिजीज कॉज कर सकता है, क्योंकि हमने वायरसेस को डिस्कस किया था, वायरॉइड को भी डिस्कस किया है। प्रियॉन्स क्या क्या डिजीज कॉज कर सकते हैं? प्रियॉन्स, सो प्रियॉन्स जो डिजीज कॉज कर सकते हैं उनका नाम देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इट कॉजेज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, दिमाग से रिलेटेड डिसऑर्डर जो होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, उनको ये कॉज करता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, इससे रिलेटेड छोटी सी आपको स्टोरी बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया। स्क्रैपी डिजीज होता है शिप में, स्क्रैपी डिजीज होता है शिप में, स्क्रैपी डिजीज इन शिप। उसके बाद मैड काउ डिजीज इन कैटल। मैड, इसमें जो स्क्रैपी डिजीज होता है शिप में, तो भेड़ों को इतनी ज़्यादा, शिप होते हैं उनको इतनी ज़्यादा इचिंग होगी अपने स्किन में, क्योंकि उनके फर बहुत होते हैं, तो वहीं से तो उल निकाला जाता है, तो उनको इचिंग इतनी ज़्यादा होगी कि कहीं भी उनको दिखेगा कि कोई बिल्डिंग टूटी हुई है, कोई हार्ड रॉक्स है, कोई पेड़ है जो कि रूखा है, उससे अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा इचिंग करते हैं वो, और इतना ज़्यादा इचिंग करेंगे कि वहाँ से उनके बाल हट जाएंगे और ब्लड तक निकल जाता है स्क्रैपी डिजीज़ में। मैड काउ डिजीज़ में जो उनकी जो गायें हैं, मान लीजिए गायों को बिल्कुल लड़खड़ा कर गिरती रहेगी, है ना, चल नहीं पाएगी, लड़खड़ा कर गिरती रहेगी, और उसके आईज जब आप देखकर आप पहचान जाएंगे, एकदम बल्जिंग आईज, बाहर की तरफ निकली हुई लाल लाल आंखें होंगी और बिल्कुल आंसुओं से भरी हुई। तो ये होता है मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज इन कैटल, गाय भैंसों में देखने को मिलता है। एक आता है आपको कुरू डिजीज, कुरू डिजीज, कुरू डिजीज होता है ह्यूमन में। अब ये जो कुरू डिजीज इन ह्यूमन में होता है, इसको एक्चुअली नॉर्मल, इसका एक और नाम है लाफिंग डेथ डिजीज, इसे बोलते हैं। इसका एक और नाम है लाफिंग डेथ डिजीज, LAUGHING, लाफिंग डेथ डिजीज, या लाफिंग डेथ भी बोलते हैं। ठीक है, लाफिंग डेथ डिजीज। अब एक्चुअली कुरू डिजीज में एक्चुअली होता क्या है, पता नहीं लोग इसको लाफिंग डिजीज क्यों बोलते हैं। इसमें जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसके मसल्स बिल्कुल डिग्रेड हो जाएंगे और आपको उनकी सिर्फ हड्डियां दिखेंगी। अब उन हड्डियां जो है उनकी सिर्फ स्केलेटन दिखेगा और वो आड़े तिरछे हो जाएंगे। अब पता नहीं ऐसे देखकर लोगों को कैसे हंसी आ सकती है, इसका नाम क्यों लाफिंग डेथ डिजीज है ये पता नहीं, बट इसमें और ये कॉज कैसे होता है, स्प्रेड कैसे करता है, आपको जानकर बहुत ताजुब होगा। ये स्प्रेड करता है फ्रॉम पेशेंट टू हेल्दी पर्सन ब्रेन से। सो इट स्प्रेड्स वाया कंटामिनेटेड ब्रेन। जो कंटामिनेटेड ब्रेन होता है ना, कंटामिनेटेड ब्रेन, उससे ये स्प्रेड होता है। तो आप कहेंगे कंटामिनेटेड ब्रेन से कैसे स्प्रेड होगा? टच से समझ में आता है, ब्लड से समझ में आता है, कंटामिनेटेड ब्रेन ऐसे कैसे स्प्रेड होगा ये। बट आप ये समझ लें कि कंटामिनेटेड ब्रेन से कैसे ये स्प्रेड होता है। आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे कुछ प्रथाएं चलती हैं, है ना, तो हमारे जो कुप्रथा भी होती है, जो कि सुनकर देखकर तो बहुत अजीब लगता है, बट उस जगह पर वो चलती है। ऐसा ही एक जगह है न्यू जेनिया, आप कभी गूगल करके देख लेंगे, न्यू जेनिया नाम की एक जगह है। वहाँ पर एक प्रथा है कि वहाँ पर जब लोग मर जाते हैं तो एज अ ऑनर, कि आप उनको इज्जत दे रहे हैं, उनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके ब्रेन को निकाला जाता है और अपने जो नियर बाई लोग हैं उनको प्रसाद के तौर पर उनके ब्रेन की पीसेस करके दी जाती हैं। सुनकर बहुत ताजुब होगा, बट होता है ऐसा। और इसीलिए आप देखेंगे ये डिजीज़ भी न्यू जेनिया में बहुत पाई जाती है। ठीक है, तो एज अ प्रसाद के तौर पर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ऐसे ही ये पेशेंट से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड करते हैं। तो ये कुरू डिजीज़ होती है।
ना अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियोन्स भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जा रहे हैं डिस्कस लाइकेन्स को करने। लाइकेन्स, लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब लाइकेन को डिस्कस करते हैं। लाइकेन्स कह लें, लिचेंस कह लें, जैसे जो मर्जी आप वो कर लें, स्पेलिंग सही लिखें, ठीक है। लाइकेन्स, तो ये क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग व्हेन बोथ आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। यानी कि अगर मान लीजिए ए नाम का ऑर्गेनिज्म है एंड बी नाम का ऑर्गेनिज्म है, तो ए को बी से फायदा है एंड बी को भी ए से फायदा है, तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है। सो इट इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। दोनों को एक दूसरे से फायदा है, ऐसे रिलेशनशिप को, ऐसे एसोसिएशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक, ठीक है। इसी में से एक एसोसिएशन है लाइकेन्स का, जिसको हम बोलते हैं लाइकेन्स, ठीक है। अब एक्चुअली बात यह है कि जब भी ये जो एल्गा की अगर आप बात करें, तो एल्गी जब भी इस अर्थ पर आए थे, ठीक है, तो हुआ क्या कि ये एल्गी अकेले नहीं आए थे, ये इसके एसोसिएशन के साथ आपको धरती पर मिले थे। एल्गी एंड किसके साथ इसकी एसोसिएशन होती है? फंगाई। सो एल्गी एंड फंगाई के एसोसिएशन को हम बोलते हैं लाइकेन्स। इसका मतलब लाइकेन्स क्या हो गया? लाइकेन्स इज द एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो एल्गी एंड फंजाई के एसोसिएशन को हम बोलते हैं लाइकेन्स। इनके इस संबंध को हम बोलते हैं लाइकेन्स, ठीक है। इसी का नाम है एल्गी एंड फंजाई। अब भाई ये जो एल्गी है, ये क्या करेगा? ये एल्गी तो फोटोसिंथेसिस करता है, ये फूड बनाएगा। तो एल्गी तो फोटोसिंथेसिस करेगा, ये फूड बनाता है, क्योंकि ये तो ऑटोट्रॉफ है। तो ये क्या करेगा? ये फूड देगा फंगस को, ठीक है। ये क्या करेगा? फूड देगा फंगस को, और बदले में फंगस क्या करेगा? ठीक है, तो फंगस क्या करेगा? इनको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक। अच्छा, तो यानी कि फंगस इनको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, शेल्टर देने में हेल्प करेगा, ठीक है। नाउ अब एक चीज यहाँ पर समझ ले कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि इनमें जो एल्गी है उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो एल्गी जो मेंबर है इनको आप कहते हो फाइकोबायोन्ट। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फाइकोबायोन्ट, ठीक है। अच्छा, इनमें जो फंगाई हैं उनको आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये फाइकोबायोन्ट नहीं है, इनको आप क्या बोलते हो? माइकोबायोन्ट। स्टडी ऑफ फंगस इसको बोलते हैं माइकोलॉजी, तो इनको बोलते हैं माइकोबायोन्ट। पहली चीज ये इंफॉर्मेशन क्लियर। अच्छा, अगर हम लाइकेन में एसोसिएशन में देखें, अगर हम परसेंटेज, तो फाइकोबायोन्ट का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 10%। अगर हम एक लाइकेन ले रहे हैं तो उसमें 10% कंट्रीब्यूशन एल्गी का होगा, और 90%, लगभग 90% कंट्रीब्यूशन किसका होगा? फाइकोबायोन्ट का कंट्रीब्यूशन होगा। ये दूसरी इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसने फूड देने में हेल्प किया, फंगाई ने कैसे हेल्प किया? वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प किया। ये बात समझ में आ गई? फाइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट, इज इट क्लियर? अच्छा, अब ये हम बात करें एल्गी की, तो एल्गी में कौन कौन से एल्गी हो सकते हैं? एल्गी में जो एल्गी हो सकता है, इस एल्गी में एग्जाम्पल है, ये कौन कौन से हो सकते हैं? ये ग्रीन एल्गी हो सकते हैं, ग्रीन एल्गी भी हो सकते हैं फंगाई के साथ, एंड आपके ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकते हैं, बीजीए। बीजीए को आप क्या कहते हैं? बीजीए को आप साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। किंगडम मॉडर्ना में आपने पढ़ा होगा, साइनोबैक्टीरिया ये भी हो सकते हैं। यानी कि लाइकेन के एसोसिएशन में ग्रीन एल्गा भी कर सकता है इसके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और साइनोबैक्टीरिया भी कर सकता है। दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको जानना है, वो ये चीज़ जानना है कि जो इनसे लाइकेन के सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये बात तो आपको समझ में आ गई। फाइकोबायोन्ट कितना, किसका कंट्रीब्यूशन, ये बात समझ में आ गया। अब हम एक जनरल लाइकेन के बारे में इसके फीचर देखते हैं कि लाइकेन्स की क्या फीचर्स हैं। तो लाइकेन को अगर हम देखें, ठीक है, तो ये क्या थे? ये पायनियर है टेरेस्ट्रियल सक्सेशन के। पायनियर का मतलब होता है फाउंडर, जिसने पहली नींव रखी थी, ठीक है। पायनियर इन टेरेस्ट्रियल सक्सेशन, टेरेस्ट्रियल सक्सेशन। जब धरती पर
जब वेजिटेशन की स्टार्टिंग हो रही थी, सक्सेशन स्टार्ट हो रहा होगा, ऑर्गेनिजम्स का प्लेसमेंट स्टार्ट हो रहा होगा कि अब ऑर्गेनिज्म यहाँ रह सकते हैं, तो पहली नींव किसने रखी थी? लाइकेंस ने। ठीक है, सो सक्सेशन आप पढ़ते हैं इकोलॉजी में 12th क्लास में। बहुत तरह तरह के सक्सेशन होते हैं, हाइड्राक सक्सेशन, जिजाक सक्सेशन। ठीक है, तो पायनियर का मतलब क्या हुआ? पायनियर का मतलब होता है स्टार्टिंग मेंबर या फाउंडर मेंबर हु स्टार्ट्स एनी प्रोसेस। जैसे अगर मान लीजिए किसी बहुत बड़े कुछ काम करना है, तो वहां पर एक ऐसा इंसान होता है ना जिसने कि पहली नींव रखी है ना, तो स्टार्टर ऑफ हैबिटेट उसको बोलते हैं पायनियर। ठीक है, फाउंडर मेंबर को आप बोलते हो पायनियर, फाउंडर मेंबर जिसने पहली नींव रखी, फाउंडर मेंबर। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लाइकेन की जो ग्रोथ होती है बड़ी स्लो होती है, बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं होती है। इसकी ग्रोथ बहुत क्या होती है? स्लो ग्रोथ। तो इसकी ग्रोथ जो होगी वो बहुत स्लो होती है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं बढ़ते, बहुत स्लो होती है। ठीक है, अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर। पॉल्यूशन इंडिकेटर का मतलब ये हुआ कि कहीं भी अगर पॉल्यूशन होगा तो ये नहीं होंगे। ठीक है, पॉल्यूशन इंडिकेटर स्पेशली दे आर इंडिकेटर ऑफ SO2। अगर SO2 हुआ तो लाइकेंस नहीं होंगे। लाइकेंस क्या होंगे? ये नहीं होंगे। ठीक है, लाइकेंस क्या करेंगे? डिसअपियर कर जाएंगे वहां से। अच्छा, एक और बहुत इसका इंपॉर्टेंस, जो आपने लिटमस पेपर पढ़ा है, लिटमस पेपर पढ़ा, क्या यूज भी किया होगा, है ना, केमिस्ट्री लैब में। तो लिटमस पेपर जो आप ऑब्टेन करते हैं पीएच को देखने के लिए, तो लिटमस को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेंस। आपने पेड़ों से पढ़ा है ना कि पेड़ों से आपके जो पेज जहाँ आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो पेजेस बनते हैं पेड़ों से। उसी तरह जो पीएच के लिए जो आप पेपर लेते हैं ना, पीएच इंडिकेटर के लिए जो लिटमस पेपर यूज करते हैं, वो ऑब्टेन होता है लाइकेन से, इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइकेन को लेकर। ठीक है, अब चलते हैं अपने एनसीईआरटी बुक पर। लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअल यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन algae and fungi. The algal component is known as phycobiont and the fungal component is known as mycobiont. ये पॉइंट हमने इस वाले स्लाइड में डिस्कस कर ली है, यहाँ पर फाइकोबायंट एंड माइकोबायंट। ठीक है ना, विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक रिस्पेक्टिवली। अब एल्गी क्या है? ऑटोट्रॉपिक, फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस से, और फंगाई क्या है? हेटरोट्रॉपिक। Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorbs minerals, nutrients, waters for its partner. तो एल्गी ने किसके लिए हेल्प किया? एल्गी ने फूड दिया क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है। फंगाई ने क्या किया? एब्जॉर्प्शन में और शेल्टर में हेल्प किया। उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प किया, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके दिया और शेल्टर भी दिया। So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. ये इतने ज़्यादा एक साथ एसोसिएटेड होते हैं कि मान लीजिए लाइकेंस का पैचेस आपने देखा, ठीक है, किसी पेड़ की छाल पर, तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये इसमें ऑर्गेनिज्म ए एंड ऑर्गेनिज्म बी है। आपको लगेगा कि ऑर्गेनिज्म एक ही ऑर्गेनिज्म है। Lichens are very good pollution indicator. They do not grow in polluted areas, especially they are very much indicator of the SO2. ठीक है, ये थी पूरी इंफॉर्मेशन लाइकेन को लेकर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका किंगडम प्लांटे। तो इस पूरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने अब तक क्या कर लिया है? हमने कर लिया है फंगाई को किया है, प्रोटिस्टा किया है। ठीक है, दो आपके बच गए हैं, एक बचा है आपका किंगडम प्लांटे एंड किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। और आपको अगर हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगती है क्लासेस ये। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।